हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा और आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एकदम जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आते ही है वैसे ही क्वेश्चन, मतलब उसको आपको ईजी तरीके से बताऊँगा, तो आपको ज़्यादा पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले भी क्लास 12 का एक चैप्टर बनाया हुआ है, सॉल्यूशन चैप्टर। वो भी मैंने आप उसके अंदर ईजीएस्ट वे में बताने की ट्राई किया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उधर से देख सकते हो। चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको बार बार टेक्स्ट बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको बाद में पीछे के जो एक्सरसाइज है वो अगर आप सॉल्व कर जाओगे तो ये पूरा टेक्स्ट बुक के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर, ये वीडियो के अंदर ही समझा दूंगा मैं। ठीक है, चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, जो चैप्टर का नाम लिखा है, तो इससे क्या पता चलता है कि मतलब हर डे टू डे लाइफ में भी केमिस्ट्री यूज़ होता ही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, जैसे सोप है, डिटर्जेंट है। ठीक है, सोप डिटर्जेंट वो सब में मतलब कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन से बनाया गया है। ठीक है, हर जगह पे मतलब केमिकल्स तो यूज़ हुआ ही है। जैसे टूथपेस्ट है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं बेसिक में, जैसे हम लोग जो दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन है, ड्रग्स है, ठीक है, केमिकल्स है, एक्सप्लोसिव है, फ्यूल्स है, हर जगह पे मतलब केमिस्ट्री यूज़ हुआ ही है। इसीलिए चैप्टर का नाम ही है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, और ये जो चैप्टर के अंदर, ये थियोरेटिकल चैप्टर है। इसके अंदर बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन आते ही है, ज़्यादातर डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो आप अगर इसके एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन भी कर लिए तो आपका मतलब 2 मार्क तो मतलब आ ही जाएगा आपका। बाकी तो आपको बेसिक्स ही लगाना है और कुछ नहीं है। अभी ये चैप्टर के अंदर मेनली 3 इंपॉर्टेंट एरिया पे फोकस किया गया है। इसके अंदर पहला है मेडिसिन, दूसरा है फूड मटेरियल, और तीसरा है क्लीनिजिंग एजेंट। मतलब ये 3 पे ज़्यादातर फोकस किया गया है चैप्टर के अंदर। हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि ये मेडिसिन दिए बोला गया है इसके अंदर। अभी मेडिसिन बोला गया तो इसके अंदर हम लोग के दिमाग में 3 चीज़ आता है। पहला है ड्रग्स, तो ड्रग्स किसको बोलते हैं, दूसरा मेडिसिन किसको बोलते हैं, तीसरा केमोथेरेपी किसको बोलते हैं। देखने में सब एक जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा माइनर डिफरेंस है। ड्रग्स किसको बोलते हैं, जिसका मॉलिकुलर मास 100 से 500 यूनिट से कम हो, और वो अपने बायोलॉजिकल और मैक्रोमोलिकुलर सिस्टम जो बॉडी के अंदर है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और जो भी मतलब अपने बॉडी के अंदर जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसके साथ रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो उसको हम लोग ड्रग्स बोलेंगे। वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, इसीलिए हम उसको ड्रग्स बोलेंगे। ड्रग्स दिमाग में आते ज़्यादातर हम लोग के दिमाग में आता है कि वो कोकेन है, मॉर्फिन है, हीरोइन है, वो है। लेकिन इसके अंदर अगर कुछ बेनिफिशियल के लिए अगर हम लोग ले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेडिसिन। अगर उसको अगर कोई थेरेपेटिक रिस्पॉन्स आए, मतलब अपना बॉडी के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेडिसिन बोलते हैं। और सिर्फ वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन वो हम लोग को नहीं पता है कि वो सही है कि नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रग्स। क्या पता अपने बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। मॉर्फिन भी दिया ही जाता है जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन रहता है उसको रिलीव करने के लिए। तो ड्रग्स किसको बोलते हैं, जिसका मॉलिकुलर मास 100 से 500 एटॉमिक मास यूनिट से कम हो, और जो बायोलॉजिकल और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो अपने बॉडी के अंदर है उसके साथ रिएक्ट करे और कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे, और कुछ थेरोपेटिक रिस्पॉन्स, मतलब कुछ अच्छे के लिए अगर रिस्पॉन्स दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेडिसिन। और तीसरा है केमोथेरापी। केमो 2 वर्ड से बिना गया, तो ये जो वर्ड है 2 वर्ड से मिला गया है। पहला है केमो, केमो मतलब केमिकल, और ये थेरेपी मतलब ऐसे केमिकल्स जो थेरेपेटिक एजेंट, थेरेपी मतलब थेरेपेटिक, थेरेपेटिक का मतलब क्या होगा, जो थेरेपेटिक इफेक्ट दे, जो कुछ अच्छा करे अपने बॉडी के अंदर, अगर कुछ बीमारी हुआ है तो उसको मतलब ठीक करे। तो ऐसा केमिकल्स जो थेरेपेटिक इफेक्ट दे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमोथेरेपी। ये 3 वर्ड्स आपको क्लियर हो गया होगा। वे आगे चलते, अभी इसका क्लासिफिकेशन देख जाते हैं कि ये कितने क्लासीफाई में मतलब डिवाइड किया गया है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। अभी ये जो ड्रग एक्शन है, मतलब अपने बॉडी के अंदर जो भी ड्रग रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे कैसे मतलब रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे ड्रग, अगर एक मैं एग्जांपल दूँ, जैसे एंटी हिस्टामिन ड्रग होते हैं, ठीक है, वो एंटी हिस्टामिन ड्रग वो एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए भी काम आते हैं और एलर्जी को भी भगाने के लिए काम आता है। लेकिन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ अलग अलग है, दोनों का मैकेनिज्म अलग है। जैसे एंटी हिस्टामिन ड्रग का एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ सिट्रेजिन है, सिट्रेजिन आपने मतलब लिया ही होगा। वो ज़्यादा सिट्रेजिन किसको मतलब यूज़ किया जाता है, जिसको अगर सर्दी हुआ हो, ठीक है, कुछ एलर्जी से मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ही तो अपने को सर्दी होगा। ठीक है, तो सर्दी है तो हम लोग क्या, डॉक्टर ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं कि सिट्रेजिन ले लो। अगर कोई
अपने बॉडी के अंदर ज़्यादातर एसिड ज़्यादा सीक्रेट हो रहे तो वो लोग रेनिटिडिन देते हैं। रेनिटिडिन क्या है, वो अपने बॉडी के एसिड को अंदर न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है वो स्टमक के अंदर। तो मतलब एंटीहिस्टामिन ड्रग ही है दोनों, एक रेनिटिडिन है और दूसरा मैंने क्या बोला एग्जाम्पल सिट्रिजिन। दोनों एंटीहिस्टामिन ड्रग है लेकिन उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो उस बेस पर क्लासीफाई किया गया। पहला क्या ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। अभी एक एग्जाम्पल आपके बुक के अंदर है, ये जो मैंने इधर स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो है सल्फोनामाइड का केमिकल स्ट्रक्चर है। इसका बेसिक मॉइटी ये है NH2, बेसिक मॉइटी NH2, ये बेंजीन रिंग और ये सल्फोन ग्रुप है, ठीक है। और ये जो R ग्रुप है वो कितना भी हो सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अभी इधर हम लोग सिर्फ R ग्रुप को चेंज करके बहुत अलग अलग उसके डेरिवेटिव बना सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक मॉइटी सेम ही रहेगा। तो हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर से मतलब ये रिसेप्टर पर जाके बाइंड होगा ये बेसिक मॉइटी, लेकिन ये हम लोग सिर्फ ये इसका थोड़ा सा आर की जगह पे थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम लोग बहुत सारा अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते, अलग अलग डेरिवेटिव बना सकते हैं जो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो। तो इसके बेस पे क्लासीफाई किया गया है। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है मतलब अपने बॉडी के अंदर जाने के बाद वो कैसा इफेक्ट देगा, मतलब वो अपने बॉडी के अंदर जाएगा तो फिर अपने बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर मतलब किसी न किसी से रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगर बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर रिएक्ट करेगा तो वो ड्रग कैसे रिएक्ट करेगा इसके साथ और अपने अंदर थेरेप्यूटिक इफेक्ट कैसे देगा, वो सब किसके अंदर ज़्यादातर हम लोग को जाना जाता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब ऐसा समझ लो कि ड्रग अपने और बॉडी का इंटरेक्शन, अपना बॉडी और ड्रग का जो इंटरेक्शन होगा इससे जो भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तीसरा ऑन द और लास्ट है अपना ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट। मॉलिकुलर टारगेट मतलब अपना जो भी ड्रग हम लोग जो भी ड्रग या मेडिसिन जो भी ले रहे वो अपने बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, प्रोटीन है, उसके साथ मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, वो सेल के सरफेस, सेल मेम्ब्रेन से, सेल जो सेल मेम्ब्रेन रहता है अपने सेल का वो उससे ही बना रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से, ठीक है। तो वो उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ड्रग्स तो सेल के अंदर जाने से पहले तो उसके साथ ही रिएक्ट करें, मतलब वो सबसे पहले तो जो मैक्रोमोलिक्यूल उसके साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर रिएक्ट करेंगे, न्यूक्लिक एसिड हमको पता है किसके अंदर रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर। और अभी न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर ड्रग्स के उधर जाएगा तो उधर DNA और RNA के अंदर मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगा, मतलब जेनेटिक मतलब है। तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल मतलब स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर अटैक करेंगे उसको, इसीलिए इसको क्लासीफाई किया गया है ड्रग्स को ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट। ये 4 क्लासिफिकेशन है। अभी नेक्स्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अभी क्या है, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। अभी ड्रग टारगेट इंटरेक्शन क्या है, पहला है कैटालिटिक एक्शन ऑफ ए ड्रग। हम लोग को पता है 2 वर्ड, एक 2 वर्ड आपको इस पर पता होना चाहिए, पहला है एंजाइम, दूसरा है होता है रिसेप्टर। पहले हम एंजाइम के बारे में बात कर लेते हैं। जो एंजाइम होता है वो एक टाइप का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग, बायो मीन्स लिविंग के अंदर आएगा, और कैटलिस्ट मीन्स क्या, जो रिएक्शन को स्पीड अप कर दे और खुद के अंदर कभी भी चेंजेस ना आए, ठीक है। तो वो एक टाइप का मतलब ऐसे चिंगारी की तरह काम करता है, वो सिर्फ मतलब अपना काम करवा देता है और अपनी खुद को मतलब कुछ इफेक्ट नहीं होता है। तो इसके अंदर एंजाइम मतलब एक एक्टिव का ऐसा समझो, ये डायग्राम दिया गया है, ये एंजाइम है, इसके अंदर ये वाला एक्टिव साइट है, ठीक है। अंदर कुछ ना कुछ ये लॉक समझ लो, एंजाइम एक समझ का लॉक समझ लो। ये जो सबस्ट्रेट है ये समझो कोई भी एक केमिकल है, या जो भी अपने बॉडी के अंदर जो भी दूसरा भी प्रोटीन्स है, एमिनो एसिड, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्ट करने के लिए समझो एक केमिकल है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट अगर ये एक्टिव साइट की तरफ बाइंड करेगा तो ही कुछ ना कुछ ये रिएक्शन देगा, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड हुआ तो ही तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये हुआ रिएक्टेंट, ये अगर ये इसके साथ अगर ये बाइंड हो गया, सबस्ट्रेट इधर एक्टिव साइट के साथ बाइंड हुआ तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में कन्फर्मेशन आएगा। लेकिन ये एंजाइम है उसके अंदर कुछ कन्फर्म मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन ये जो सबस्ट्रेट जो बाइंड हुआ है उसके अंदर मतलब चेंजेस आ सकता है। तो सबस्ट्रेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, मतलब एंजाइम बस क्या काम करता है कि जो सबस्ट्रेट है उसको सही जगह पे और सही फॉर्म में मतलब कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये लॉक एंड की वाला ही सिस्टम है। ये जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे बाइंड होगा और कुछ ना कुछ रिएक्शन करवाएगा, ठीक है। और इसका एक्टिव दूसरा कोई सबस्ट्रेट अगर दूसरे कोई स्ट्रक्चर का हो गया, जैसे ऐसा ये सबस्ट्रेट है तो ये वाला इधर बाइंड नहीं हो सकता। ये वाला बाइंड कराने के लिए एंजाइम का दूसरा कुछ
दूसरा कोई एंजाइम होना चाहिए, ये उसके अंदर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर हो, तो वो ही तभी बाइंड हो सकता है। तो ये लॉक एंड की मॉडल के हिसाब से चलता है। तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का ये रिएक्शन हो गया। अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन के अंदर जो एंजाइम इसके अंदर, अगर देखो ये पहला जो ग्रीन वाला है ये ड्रग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अगर ये इसके अंदर इसके साथ बाइंड हुआ तो वो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन बताएगा, ठीक है। वैसे ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का भी सेम टू सेम स्ट्रक्चर है जैसे अपना ड्रग्स का है, लेकिन ये ड्रग्स अगर इसके साथ कुछ बाइंड होगा तो कुछ ना कुछ अलग अपने बॉडी के अंदर होगा, लेकिन सबस्ट्रेट अगर इस इधर बाइंड हो गया तो मतलब जो रोज का जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है वही होगा। तो हम लोग को अगर कुछ बीमारी हुई है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसके अंदर ड्रग्स देंगे, तो वो ड्रग्स, ये ड्रग्स इधर बाइंड होना चाहिए, लेकिन अपने बॉडी के अंदर सबस्ट्रेट भी अवेलेबल है वही स्ट्रक्चर का, तो अगर वो भी पहले जाके अगर इधर बाइंड हो गया तो इसको ड्रग्स को बाइंड नहीं होने दिया तो हम लोग को बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो वैसे हम लोग को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव मतलब ये एक ही जगह पे दो जन कॉम्पीट कर रहे हैं, कॉम्पीट मतलब कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। कौन से दो जन कॉम्पीट कर रहे हैं, एक ग्रीन वाला और ये पिंक वाला, तो दोनों एक जो पहले पहुंच जाएगा उसके वो मतलब जीत जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। लेकिन हम लोग को कौन सा चाहिए, ड्रग्स इधर बाइंड होना चाहिए। ड्रग्स बाइंड होगा तो ही अपने को थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा, अगर कुछ हम लोग को बीमारी हुई है तो। अगर बीमारी नहीं हुई है तो हम लोग को सबस्ट्रेट बाइंड होना चाहिए पहले। तो वैसे ये सब ड्रग्स डिज़ाइन किया जाता है जो मतलब इनहिबिट कर सके और हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है उसको मतलब थेरेप्यूटिक इफेक्ट मतलब ला सके अपने बॉडी के अंदर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब किसको बोलते हैं, मतलब जो जो भी एक्टिव साइड के अंदर दो जन कॉम्पीट कर रहे, जो पहले अंदर आ गया बैठ गया वो मतलब जीत गया, ऐसा समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब दूसरा है वही एंजाइम के अंदर, जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है इसके अंदर नीचे एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर रहता है, मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खाली जगह रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ये जो एलोस्टेरिक साइट रहता है, अगर इधर आके कोई कुछ बाइंड कर गया, जैसे ये इनहिबिटर दिया है ऑरेंज कलर वाला, ये ऑरेंज वाला जो इनहिबिटर है, अगर वो इधर आके एलोस्टेरिक साइट की उधर बाइंड कर गया तो क्या होगा, वो जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, जैसा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है एंजाइम का, वो स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। देखो ऐसा सीधा हो गया, तो अगर ऐसा सीधा हो गया तो जो भी सबस्ट्रेट का जो अगर ऐसा ऐसा शेप का अगर होगा तो ये अभी इधर बाइंड नहीं हो सकता। तो एलोस्टेरिक साइट क्या क्या इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, वो रोक देता है। तो अगर एलोस्टेरिक साइट के ऊपर अगर कोई हम लोग ने ड्रग मॉलिक्यूल या कुछ भी हम लोग ने दे दिया, ठीक है, अगर वो एंजाइम के ये वाले साइड पे इस पे अगर कोई बाइंड कर गया तो वो क्या करेगा, एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज कर देगा और सबस्ट्रेट को इधर बाइंड नहीं होने देगा। अगर बाइंड नहीं होने देगा तो हम लोग का जो भी इफेक्ट चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग एंजाइम को मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं कि हम लोग को वो एंजाइम को रिएक्ट करवाना है या नहीं करवाना है। तो एंजाइम भी बहुत टाइप के होते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है। वो सब ज़्यादातर किस में आता है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर हिसाब से बनाना पड़ता है जो मतलब एंजाइम के ऊपर डायरेक्टली फिट बैठ सके, ठीक है। तो ये एलोस्टेरिक साइट पता चला, जो इसके अंदर वो इधर एलोस्टेरिक साइट पे अगर कोई भी ड्रग या इनहिबिटर बाइंड हो गया तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा एंजाइम के और वो शेप चेंज कर देगा और सबस्ट्रेट इधर बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, रिसेप्टर एज अ ड्रग टारगेट। ये हो गया एंजाइम के बाद। अभी रिसेप्टर, रिसेप्टर भी एक टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल ही रहता है, वो हर एक सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है। ये जो सेल है, ये सेल रहता है, ये सेल के जो मेम्ब्रेन के ऊपर ये सब रिसेप्टर रहते हैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स इधर बाइंड होंगे, ठीक है। तो हर एक रिसेप्टर अलग अलग शेप के होते हैं। तो अभी रिसेप्टर, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। उसके अंदर आउटर साइड पे देखो, इधर साइड पे डायग्राम दिया गया है, ये वाला, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इधर ये वाला जो ब्लू या पर्पल वाला है वो रिसेप्टर है, ठीक है। अभी उसके ऊपर रिसेप्टर का जो एक्टिव साइट है, जहाँ पे मतलब कुछ जो भी ड्रग या जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो भी बाइंड होंगे उसके लिए साइट ओपन है, तो ही अंदर वो रिस्पॉन्स देगा। जब तक इधर बाइंड नहीं होगा तब तक अंदर वो रिस्पॉन्स मतलब आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो रिसेप्टर भी वो ज़्यादातर सेल मेम्ब्रेन, हर एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर आउटर सरफेस पे एम्बेडेड होते हैं। अगर बाहर से अगर हम लोग कुछ भी सेल के अंदर अगर कुछ
ठीक करवाना है तो हम लोग को ड्रग्स जो भी देते हैं तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वो रिसेप्टर के ऊपर पहले एक्ट करवाएंगे, वो वैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जो ये वाले साइड के ऊपर एक्ट कर पाए। तो उससे क्या होगा, ये इसके अंदर थोड़ा चेंजेस आएगा, वो चेंजेस होने की वजह से इंटीरियर के अंदर वो मैसेज भेजेगा कि कुछ ना कुछ बाहर से आया है, तो वो अंदर जो भी हम लोग को जो टारगेट स्पीसीज पे जो भी हम लोग को करवाना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर एक टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एम्बेडेड होते हैं। वो एक टाइप का मतलब मैसेज ट्रांसफर करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, और अंदर जो भी पहले जो आया इधर जो एक बाइंड हो गया, उस हर एक रिसेप्टर का जो शेप होता है, वो जो भी एक्टिव साइट होता है जहाँ बाइंडिंग वाला, वो सब अलग अलग होता है, एक ही जैसा नहीं होता है। तो हम लोग उस हिसाब से स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करना पड़ता है जो भी हम लोग को बाइंड करवाना है ड्रग्स मॉलिक्यूल्स, ड्रग या मेडिसिन। जैसे दूसरा हम लोग पार्ट देख लेते हैं। देखो पहला क्या है, जो पहला वाला जो इंटीरियर ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, इधर एक केमिकल मैसेंजर है, वो केमिकल मैसेंजर मतलब कुछ मैसेज लेके आया है। ठीक है, वो अभी इधर बाइंड होने वाला है। ठीक है, ये जो साइट है इसके ऊपर अभी बाइंड होगा। ये अगर इधर बाइंड हुआ तो पहला क्या लिखा है, रिसेप्टर रिसीविंग केमिकल मैसेंजर, मतलब वो अभी रिसीव किया। अभी दूसरे में क्या होगा, जैसे उसने इधर बाइंड हो गया, मतलब इधर बाइंड हो गया तो क्या होगा, इधर से मैसेज ट्रांसफ़र करेगा नीचे साइड, जो भी सेल के इंटीरियर साइड पे होगा, मतलब इधर आया रिसेप्टर की उधर, तो अंदर बाद में इधर मैसेज ट्रांसफर करेगा कि जो भी सेल के अंदर जो भी उन लोगों को एक्टिविटी करवानी है। ठीक है, जैसे मैसेज ट्रांसफर किया, वो इस सेकंड स्टेज में वो क्या करेगा, जो रिसेप्टर का जो शेप रहेगा वो थोड़ा चेंज कर देगा। ठीक है, बाद में जैसे चेंज कर दिया, फिर वापस वो इधर से जो रिसेप्टर है, सॉरी वो केमिकल मैसेंजर, वो इधर से हट जाएगा। जैसे वो इधर से हट गया तो वापस वो पहले जैसा रिसेप्टर अपना शेप रीगेन कर देगा। ठीक है, तो वापस दूसरा केमिकल मैसेंजर आ सके। वापस बता देता हूँ इसके अंदर क्या होगा, पहले केमिकल मैसेंजर आएगा, इधर इधर अटैच होगा, अटैच होने के बाद क्या करेगा, वो नीचे मैसेज ट्रांसफ़र करेगा, मतलब नीचे से वो मैसेज ट्रांसफ़र करेगा। मैसेज ट्रांसफ़र करने के टाइम पे जो भी रिसेप्टर का जो भी शेप होगा चेंज कर देगा, चेंज करेगा तो ही इधर जो केमिकल मैसेंजर आया है वो इधर से वापस हट सकता है। ठीक है, वो वापस हट गया क्योंकि बराबर फिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसने मैसेज ट्रांसफ़र तो करवा दिया, अब उसका काम खत्म, मतलब ये जो पिंक वाले का काम खत्म हो गया, तो फिर इधर से हट जाएगा। हट गया तो वापस जो इसने जो शेप चेंज किया था ये वाला, तो वो वापस देखो शेप उसने वापस रीगेन कर दिया। तो वैसे अलग अलग केमिकल मैसेंजर हर एक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते और अपना जो भी मैसेज ट्रांसफ़र कराना रहता है वो करवाते हैं। जैसे आपने वो 10th स्टैंडर्ड में वो न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, जो दो न्यूरॉन्स रहते हैं इंदर, जैसे ये न्यूरॉन्स है। ठीक है, इसके अंदर ये केमिकल मैसेंजर, ये प्री सिनेप्टिक है, नीचे वाला पोस्ट सिनेप्टिक है। इसके अंदर से जो केमिकल मैसेंजर आएगा, ये इसका हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सिनेप्टिक गैप बोलते हैं। तो इधर क्या होगा, इधर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ये जो केमिकल मैसेंजर होंगे वो इधर आके अटैच होंगे और नीचे का बाद में इधर से मैसेज ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो भी मैसेज ट्रांसफ़र होगा, तो वो मैसेज ट्रांसफ़र के लिए इधर क्या होना चाहिए, रिसेप्टर होना चाहिए, रिसेप्टर से ही वो मैसेज ट्रांसफ़र कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, रिसेप्टर के बारे में। इसके अंदर दो वर्ड और आते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका। जैसे एक एसिटाइल कोलिन का एग्जांपल देता हूँ, दो न्यूरॉन के। एसिटाइल कोलिन का क्या काम रहता है, ये जो दो न्यूरॉन है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, जो भी केमिकल नर्व सेल के अंदर मैसेज ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो ऊपर वाले सेल प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक में ये एसिटाइल कोलिन इधर रिसेप्टर पे बाइंड होगा और नीचे से मैसेज ट्रांसफर करेगा, हर एक न्यूरॉन के अंदर पहुंचाएगा। ठीक है, तो मतलब मैसेज ट्रांसफर कराने काम करता है और एसिटाइल कोलिन ACH, सो शॉर्ट में बोलते हैं ACH। ठीक है, वो एक टाइप का एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो मिमिक करे, आगे मिमिक करे मतलब आगे पोटेंशिएट करे कि और आगे मैसेज ट्रांसफ़र करो। ठीक है, और एगोनिस्ट है मतलब वो आगे मतलब कैरी फॉरवर्ड करे, इसको हम लोग एगोनिस्ट बोल सकते हैं, मतलब आगे मैसेज ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तो एसिटाइल कोलिन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो ज़्यादातर स्मूथ मसल जो भी रहते हैं अपने बॉडी के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। और अगर इसके अंदर अगर मैं एक दूसरा वर्ड दे दूँ, दो वर्ड आते, पहला है एगोनिस्ट, दूसरा है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट का काम क्या रहेगा, जो मिमिक करे, मिमिक करे मतलब आगे वो मैसेज ट्रांसफर करे। और एंटागोनिस्ट, एंटा से ही वर्ड पता चल रहा है, एंटागोनिस्ट मतलब जो आगे मैसेज ट्रांसफर कराने में मतलब रोक दे। ठीक है, वो आगे मैसेज ट्रांसफर नहीं करवा पाए। तो अगर एगोनिस्ट, अगर दो न्यूरॉन के बीच में, अगर ये दो न्यूरॉन है, अगर इधर से एसिटाइल कोलिन है, वो इधर
ये रिसेप्टर की इधर बाइंड हो रहा है और इधर से मैसेज ट्रांसफर करवा रहा है। अगर इधर से मैंने एंटागोनिस्ट को डाल दिया तो इधर ये रिसेप्टर के ऊपर एंटागोनिस्ट बाइंड हो गया, उसका मतलब ये जगह पूरी फिल हो गई। अभी ये एसिटाइल कोलिन इसके ऊपर बाइंड नहीं हो सकता क्योंकि ये जगह पे तो एंटागोनिस्ट आ गया। तब क्या होगा, ये मैसेज ट्रांसफर इधर से रुक जाएगा। तो रुक जाएगा तो अपना जो भी मैसेज नर्व इम्पल्स जो भी मैसेज ट्रांसफर कर रहा था वो हम लोग क्या कर दिए, उसको एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। और एगोनिस्ट इसको बोलते हैं जो मिमिक करे, जो आगे मैसेज ट्रांसफर कराए। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप टेक्स्ट बुक में एक बार देख लेना। फिर अगला देखते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग। अपने बॉडी के अंदर अलग अलग क्लास के ड्रग है जो एक्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो हम लोग ने ड्रग उस हिसाब से डिज़ाइन किया है जो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाके थेरेप्यूटिक इफेक्ट आ सके। ठीक है, तो पहला हम लोग इसके अंदर कुछ क्लासेस पढ़ने वाले थेरेप्यूटिक एक्शन में। तो पहला है एंटासिड। ये एंटासिड से पता चल रहा है, एंटासिड हम लोग जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे। अपने बॉडी के अंदर अगर एक्सेस ऑफ एसिड हो जाता है तो हम लोग क्या लेते हैं, ज़्यादातर जनरली इनो ले लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, वो बेसिक रहता है, बेसिक सॉल्ट अल्कलाइन रहता है। तो अपने बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर अगर एसिड बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अल्कलाइन सॉल्ट ले लेंगे। तो उसके अंदर ज़्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, वो क्या करेगा, एसिड और बेस के साथ, ये बेस हम लोग ने बाहर से लिया, अंदर बॉडी के स्टमक के अंदर एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होके वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो एंटासिड हम लोग ले सकते हैं अगर हम लोग को एसिडिटी हो गया तो। ठीक है, और एंटासिड अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एसिड जनरेट हो गया तो हम लोग एंटी हिस्टामिन ड्रग भी दिया जाता है। एंटी हिस्टामिन ड्रग वो क्या करता है, जो अपने स्टमक के अंदर जो पैराइटल सेल रहते हैं, पैराइटल सेल, तो उस वो ज़्यादातर हम लोग HCl सिक्रेट करवाता है। ठीक है, सिक्रेट करवाता है मतलब HCl बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो जड़ है उधर ही हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रग दे देंगे, मतलब मेडिसिन दे देंगे। उसको हम लोग नाम बोलेंगे रेनिटिडिन, जो आपने सुना ही होगा, उसको ब्रांड नेम है उसका जेंटेक। और सिमेटिडिन, दो ड्रग है। अगर हम लोग उसको जो एसिड बनाते वही सेल को हम लोग अगर रोक दे तो हम लोग का एसिड बाहर निकलना ही बंद हो जाएगा। तो हम लोग उससे भी एसिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो एंटासिड रहता है वो टेम्परेरी रिलीफ रहता है। टेम्परेरी मतलब अगर एसिड बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया है तो एसिड को बस न्यूट्रल करेगा, लेकिन जो मेन काम है जहाँ से एसिड बन रहा है, अगर उधर से ही अगर हम लोग को रोकना है तो हम लोग क्या लेंगे, रेनिटिडिन दे देंगे, नहीं तो सिमेटिडिन दे देंगे। ये जो ड्रग है वहाँ पे जो HCl जहाँ पे बनता है उधर ही वो रोक देगा। तो हम लोग का जो भी एसिडिटी, जो ओवर एसिडिटी हो गया था उसके कारण जो अल्सर होगा वो हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला हम लोग क्लास हो गया एंटासिड का क्लास। हम लोग दूसरा देखते हैं अभी, एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन का एक तो काम हुआ ये एसिडिटी के लिए, और दूसरा ही उसका दूसरा काम रहता है एलर्जी। मतलब जो भी एलर्जी अपने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, वो एलर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, अपने बॉडी के अंदर जो मास्ट सेल रहते हैं, एक मास्ट MAST मास्ट सेल रहते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी कुछ पॉलन ग्रेन या कुछ भी हम लोग डस्ट के कांटेक्ट में आ जाते तो अपने बॉडी के अंदर हिस्टामिन रिलीज करवाते। ठीक है, वो अभी हिस्टामिन रिलीज, वो जैसे हिस्टामिन रिलीज होगा ना तो अपने बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा, सर्दी हो जाएगी, ये सब होगा। तो वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग। एंटी मतलब उल्टा, हिस्टामिन जो रिलीज हुआ है उसको उल्टा कराने के लिए क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग। तो वो एंटी हिस्टामिन ड्रग एक का एग्जाम्पल दिया गया इसके अंदर, टर्फेनाडिन और ब्रोमफेनाविर। वो क्या करेगा, जो भी एलर्जी, जो हिस्टामिन जो अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा एक्सेस प्रोड्यूस हो गया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग। मतलब ये एंटी हिस्टामिन ड्रग दो काम कर रहा है, एक है एसिडिटी न्यूट्रलाइज कराने के लिए और एलर्जी के लिए। लेकिन दोनों ड्रग का स्ट्रक्चर अलग है। तो ऐसा नहीं होगा जो एलर्जी के लिए जो काम कर रहा है वो एसिड भी न्यूट्रलाइज करेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो रिसेप्टर, हर एक रिसेप्टर अलग अलग रहता है। वो वही रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगा ड्रग और वही रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, अगला है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकल मतलब जो भी अपने ब्रेन्स के रिलेटेड होगा। अगर हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, ठीक है, अगर स्ट्रेस हो गया तो ज़्यादातर हम लोग ट्रांसक्युलाइजर ले सकते हैं। एंजाइटी हो गया, एंजाइटी मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग ओवर एक्टिविटी करने लग गए, ठीक है, डर गया, फियर आ गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, शांत करने के लिए हम लोग ट्रांसक्युलाइजर जनरली दिया जाता है। ट्रांसक्युलाइजर का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जैसे एंटी डिप्रेशन ड्रग। ठीक है, अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है, ठीक है, डिप्रेशन का मेन कारण क्या हो सकता है कि जब नॉन एड्रीनालिन मतलब अपने जो जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, इधर से ये नॉन एड्रीनालिन होता है अपने बॉडी के अंदर, जो न्यूरॉन्स के अंदर, वो इजीली अगर ट्रांसफ़र होता रहा हर एक न्यूरॉन के अंदर तो अपना बॉडी के अंदर
सब नॉर्मल होते रहेगा। लेकिन जब नॉन एड्रेनालिन इधर से अगर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है बराबर एक्सेस अमाउंट में, तब हम लोग क्या किसके कारण तो उसके कारण क्या होगा, हम लोग को डिप्रेशन हो सकता है। तो अभी इस इधर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से हम लोग को डिप्रेशन हो रहा है। तो अभी ये ट्रांसफ़र होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ड्रग देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग। वो क्या करेगा, जो भी इधर ट्रांसफ़र रोक मतलब जो एंजाइम था जो इधर इसको डिग्रेड कर दे रहा था नॉन एड्रेनालिन को, उसको ही रोक देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉन एड्रेनालिन है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, अपना मूड चेंज भी हो जाएगा। और जो इसको इसीलिए इसका नाम दिया गया एंटी डिप्रेशन ड्रग। वापस एक बार बता देता हूँ, दो न्यूरॉन है, ठीक है, इसमें इधर है नॉन एड्रेनालिन, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन एड्रेनालिन और नॉन एफिनेफ्रिन भी बोलते हैं उसको। वो क्या करेगा, इधर से ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ये केमिकल मैसेज ट्रांसफर होगा। कैसे होगा, इधर रिसेप्टर होगा, ये नॉन एड्रेनालिन इधर अटैच होगा, बाहर इधर निकल के, तो इधर से केमिकल मैसेज, तो इधर क्या होगा, अपना ये सब नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन कुछ कारण की वजह से अगर इधर कोई एंजाइम आ गया जो नॉन एड्रेनालिन को डिग्रेड कर दे, अगर ये डिग्रेड कर देगा नॉन एड्रेनालिन को, तो क्या होगा, इधर से जो भी मैसेज ट्रांसफर हो गया वो रुक गया। तो हम लोग किस पे हम लोग को डिप्रेशन हो गया, ठीक है। अभी डिप्रेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इधर जो एंजाइम है जो इसको डिग्रेड कर रहा था एंटी नॉन एड्रेनालिन को, उसको ही रोक देंगे। तो ऐसी ड्रग देंगे जो एंजाइम को ही रोक दे, जो इसको डिग्रेड कर रहा था। तो इधर क्या होगा, जो भी नॉन एड्रेनालिन इजीली जो जिसकी वजह से वो रुकावट आ रहा था वो इजीली अभी ट्रांसफ़र हो जाएगा, इधर से बाद में मैसेज ट्रांसफर होने लग जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एंटी डिप्रेशन ड्रग। इसका एग्जाम्पल है आइसोप्रिनाइड, आइसोप्रियानाजिड, और दूसरा है फेनेलेजिन, ठीक है। अभी दूसरा ट्रांसकुलाइजर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्लोरथाइपॉक्साइड। वो ज़्यादातर हमको जो भी माइल्ड हम लोग को जो टेंशन रहता है, ठीक है, जो भी स्ट्रेस या जो भी है उसको रिलीव करने के लिए हम लोग क्लोरथाइपॉक्साइड देते हैं। तीसरा है हम लोग इक्वेनिल है। इक्वेनिल ज़्यादातर दोनों के लिए यूज़ होता है, हाइपरटेंशन के लिए भी यूज़ होता है और डिप्रेशन के लिए भी यूज़ होता है। अगला है बारबिचूरेट। बारबिचूरेट हिप्नोटिक स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट, मतलब हम लोग को नींद चाहिए, ठीक है, कुछ कारण हम लोग को टेंशन के कारण नींद नहीं आ रही है, तो हम लोग बारबिचूरेट ले सकते हैं, उससे वो स्लीप भी इंड्यूस करवा सकता है, ठीक है। तो ये तीन चार ड्रग है ट्रांसकुलाइजर के अंदर, वो आपको याद कर लेनी है। पहला है क्या, आइसोप्रोनियाजिड, एक एक ड्रग भी याद रखोगे चलेगा। दूसरा है क्लोर डाइजेपॉक्साइड, तीसरा है इक्वेनिल, और चौथा है बारबिचूरेट। अगला देखते थेरेपेटिक एक्शन क्लास में एक अगला ड्रग, अगला टॉपिक है इसके अंदर एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, पेन रिलीविंग, मतलब जो अपना जो बॉडी के अंदर जो भी पेन है उसको रिलीव करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर भी वापस दो टर्म से क्लासीफाई किया गया है एनाल्जेसिक को, एक है नॉन नार्कोटिक, दूसरा है नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक का मतलब क्या होता है, वो नॉन एडिक्टिव होता है, मतलब अपने को एडिक्टिव नहीं हो जाता है। और नार्कोटिक का मतलब क्या होता है, जो एडिक्टिव हो जाता है, मतलब हम लोग को लत लग जाती है उसकी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नार्कोटिक। और नॉन नार्कोटिक का एग्जाम्पल है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो डे टू डे ज़्यादातर यूज़ होता ही है, वो एस्पिरिन का क्या काम रहेगा, अपने बॉडी के अंदर जो भी पेन है उसको रिलीव करने का। और दूसरा इसका काम क्या है, जो एस्पिरिन है पेन रिलीव करने के लिए काम आएगा। दूसरा उसका एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी देता है। एंटीपायरेटिक इफेक्ट मतलब अपने बॉडी के अंदर जो भी फीवर जो हो गया है, ज़्यादा बढ़ गया है फीवर, टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसको भी रिड्यूस करने में काम आता है। और तीसरा उसका काम क्या है, एंटी क्लोटिंग एजेंट, मतलब अपने बॉडी के अंदर क्लोट ज़्यादा फॉर्म हो गया, मतलब जो ब्लड को ज़्यादा थिक हो गया तो उसको थीन करने में काम आएगा, ठीक है। तो एंटी क्लोटिंग मतलब ये तीन तरीके से काम करता है एस्पिरिन। कौन सा है, पहला एनाल्जेसिक की तरह काम करता है जो रिलीव पेन करेगा। दूसरा क्या, एंटीपायरेटिक, मतलब पायरेटिक का मतलब क्या होता है, फीवर, ठीक है। पायरेटिक का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिलीव करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीपायरेटिक, मतलब उसका उल्टा, टेम्परेचर कम करने के लिए। तो मतलब फीवर के लिए भी यूज़ होता है और एंटी क्लोटिंग के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो भी हार्ट प्रॉब्लम रहता है तो हम लोग ज़्यादातर सबसे पहले एस्पिरिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लोटिंग ड्रग के लिए एस्पिरिन होता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन नार्कोटिक में। अभी नार्कोटिक मतलब जिसका एडिक्टिव हो जाता है, जिसकी हम लोग को लत लग जाती है, लेकिन उसको इसीलिए बहुत कंट्रोल वे में दिया जाता है, लेकिन ये भी देना ज़रूरी है। ये जैसे मॉर्फिन है, हीरोइन है, कोडाइन है, ये भी पेन रिलीविंग ही ड्रग है, पेन रिलीविंग ड्रग, लेकिन इसको एडिक्टिव रहता है, इसीलिए इसका डोज बहुत कंट्रोल मैनर में दिया जाता है। लेकिन ये कब दिया जाता है, इसको देने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब जो भी पोस्ट ऑपरेटिव पेन रहता है,
पोस्ट जो भी मतलब जैसे सर्जरी के बाद जो भी पेन रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन रहता है, वो पेन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब उसको पेन को बहुत एबोलिश करने के लिए मॉर्फिन और ये सब के इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो भी कंट्रोल मैनर में, ठीक है। और उसकी लत ना लगे उसे आपसे वो लोग को दिया जाता है, डॉक्टर लोग देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग किसमें बोलेंगे, नार्कोटिक। उसको बार बार हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग को उसकी लत लग जाएगी फिर, क्योंकि ये सब सारे ड्रग्स है जो बॉडी को बाद में जाके हार्म भी कर सकें, ठीक है। अगला टॉपिक के ऊपर आते हैं अभी, एंटी माइक्रोबियल ड्रग। जो कि एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोबियल मतलब पता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अगर हम लोग किल करना है या इनहिबिट करना है, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एंटी माइक्रोबियल। एंटी मतलब उसका उल्टा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है, इनहिबिट करना है, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग। तो उसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे एंटीबायोटिक। अभी एंटीबायोटिक की इसके अंदर सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, मतलब सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था उसको पॉल एनरिच नाम का कोई साइंटिस्ट था। उसने सबसे पहले एक मेडिसिन बनाया था, उसको बोला था नाम सेल्वर्जन। वो सिफिलिस के लिए जो एसटीडी डिजीज़ है सिफिलिस, उसको ट्रीट करने के लिए काम आता है सेल्वर्जन। वो उसने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था, तो उसको मतलब नोबल, बाद में उसको नोबल प्राइज़ भी मिला था। लेकिन बाद में पता चला था कि वो जो उसने जो सेल्वर्जन जो ड्रग बनाया, वो सिफिलिस को मतलब मारने के लिए, मतलब उसको बीमारी को हटाने के लिए तो सही है, लेकिन जैसे अपने बॉडी के अंदर ले रहे, जो बॉडी के अंदर लेंगे ना, तो फिर अपने बॉडी के जो मेन सेल, जो नॉर्मल सेल है, उसको भी मतलब प्रॉब्लम कर रहा था। उसकी वजह से वो ज़्यादा, इतना ज़्यादा बाद चर्चा में नहीं आया, लेकिन उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि अपने बॉडी के जो नॉर्मल सेल है उसको भी थोड़ा थोड़ा हार्म कर रहा था। तो फिर बाद में क्या, उसने और ज़्यादा रिसर्च किया तो उसने क्या देखा, वो उसके साथ साथ में एक दूसरा एक एजोडाई पे भी मतलब वो रिसर्च कर रहा था। एजोडाई मतलब क्या होता है, जो एन डबल बॉन्ड एन, मतलब ऐसे पे वो रिसर्च कर रहा था, ठीक है। और जो सेल्वर्जन है, तो सेल्वर्जन का ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ये एजोडाई का स्ट्रक्चर है, एन डबल बॉन्ड एन। वो एजोडाई पे ऊपर भी वर्क कर रहा था, और एक साथ साथ में वो सेल्वर्जन भी मतलब बना रहा था, ठीक है। तब बाद में उसको जब पता चला कि जो सेल्वर्जन का जो एजोडाई की तरह ही स्ट्रक्चर है, क्योंकि सेल्वर्जन में क्या आर्सेनिक बेस्ड कंपाउंड से वो ट्रीट कर रहा था, ठीक है। मतलब आर्सेनिक, एस मतलब आर्सेनिक है, एजोडाई के अंदर ऐसा है एन डबल बॉन्ड एन। तो उससे उसको क्या पता चला कि इससे इसने एक नया ड्रग बनाया प्रोटोनसिल, क्योंकि उसके ज़्यादातर सब कुछ प्रॉपर्टी मिलती हुई है, ठीक है। तो उसने एक नया ड्रग डिस्कवर किया, उसका नाम बोला गया प्रोटोनसिल। वो सेल्वर्सन से भी ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव था, और अपने जो नॉर्मल जो सेल था उसको भी ज़्यादा हार्म नहीं कर रहा था। और बाद में क्या पता चला, जो मेन प्रोटोनसिल अपने बॉडी के अंदर डायरेक्ट जाके अटैक नहीं कर रहा था, कि उसको मतलब ट्रीट नहीं कर रहा था। प्रोटोनसिल अपने बॉडी के अंदर जाने के बाद वो कन्वर्ट हो जा रहा था, इसके अंदर कन्वर्ट हो जा रहा था सल्फेनिलमाइड। और ये जो मेन कंपाउंड है, मतलब जो एक्टिव सब्सटीट्यूट है, वो है सल्फोनिलमाइड, जो बॉडी के अंदर कन्वर्ट होने के बाद जो भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे रहा था, ठीक है। तो बाद में ये जो सल्फोनिमाइड बना, इससे बाद में बहुत सारे डेरिवेटिव बन गए, जैसे सल्फोनामाइड के डेरिवेटिव, ठीक है, सल्फासेलेजिन, वो सब। इससे ये ड्रग एंटीबायोटिक का पता चल गया, और सबसे पहले पॉल एनरिच ने बताया था, ठीक है। बाद में दूसरा एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो आपको ऐसे बता देता हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो किस पे वर्क कर रहा था, एक पेनिसिलियम फंगस पे वर्क कर रहा था, ठीक है। वो पेनिसिलियम फंगस के ऊपर वर्क कर रहा था। तब उसने क्या देखा, जो फंगस, जो पेट्री प्लेट में उसने जो भी फंगस, जो पेनिसिलियम जो ग्रो करवा रहा था, उधर जो कोई भी बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पा रहे थे, मतलब सब मर जा रहे थे। तो उसके बाद में उसने रिसर्च करके देखा कि ऐसा तो क्या हो रहा है कि इसके अंदर सारे बैक्टीरिया मर जा रहे हैं, मतलब कोई भी बैक्टीरिया आसपास में भी आ नहीं रहे। तो तब उसके अंदर से उसने एक्सट्रैक्ट किया पेनिसिलियम में से, पेनिसिलियम करके एक एक्सट्रैक्ट किया, तो उसके अंदर से उसने पेनिसिलिन निकाला। और पेनिसिलिन के वजह से जो भी बैक्टीरिया है वो अंदर मर जा रहे थे, ठीक है। तो मतलब पेनिसिलियम में से उसने पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया। तो ये सबसे पहला एंटीबायोटिक जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था, उसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। फिर पेनिसिलिन के बहुत सारे डेरिवेटिव बन गए, और ये ज़्यादातर नैरो स्पेक्ट्रम में यूज़ हुआ जाता है, वो आपको अभी आगे बताता हूँ। और ये एंटीबायोटिक है वो वापस दो टाइप में क्लासीफाई होता है। एक पहला है बैक्टीरियोसाइडल, दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक। साइडल का मतलब होता है किल करना, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इनहिबिट करना। इनहिबिट मतलब रोक देना, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक जो मार दे बैक्टीरिया को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोसाइडल। इसका एग्जांपल क्या है, पेनिसिलिन है, दूसरा एमिनोग्लाइकोसाइड है, ऑफ्लॉक्सिन है, ये सारे हो गए बैक्टीरियोसाइडल।
और तीसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक, जो बैक्टीरिया को इनहिबिट कर दे, मतलब रोक दे और आगे उसको मल्टीप्लाई होने ना दे, मतलब उधर ही रोक दे, इनहिबिट कर दे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। इसके एग्जांपल इरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकल है, ये आपको डायरेक्टली एग्जांपल याद कर लेने हैं। फिर अगला देखते हैं, अभी ये जो एंटीबायोटिक है वापस 3 तरीके से क्लासीफाई हुआ है। पहला है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, दूसरा है लिमिटेड, तीसरा है नैरो स्पेक्ट्रम। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है इसके एग्जांपल दिया गया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या है, एक ग्राम नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक स्टेन बनाया, ठीक है, इसने एक स्टेन बनाया, उसने वो स्टेन को बैक्टीरिया के ऊपर डाला, ठीक है, तो उसने क्या देखा कि जो कुछ ही बैक्टीरिया वो स्टेन को ले रहे थे और कुछ बैक्टीरिया वो स्टेन को नहीं ले रहे थे, ठीक है। स्टेन मतलब कोई भी, मतलब ऐसा कलरिंग कंपाउंड बनाया उसने, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया कलर हो जा रहे थे तो उसको उसने नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव, और जो बैक्टीरिया पे कलर नहीं हो पा रहे थे उसको नाम दे दिया उसने ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो किसके ऊपर काम करता है, दोनों के ऊपर, मतलब ग्राम पॉजिटिव पे भी कर सकता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे भी काम कर सकता है। ब्रॉड मतलब सब के ऊपर आ जाएगा वो। एग्जांपल इसके क्लोरामफेनिकल है, वैनकोमाइसिन है, ठीक है, और ऑफ्लॉक्सेजिन है। ये सब आपको नाम याद रख लेने, एक दो जितने याद होते हो, फिर एक भी याद रखोगे एग्जाम्पल चल जाएगा। दूसरा है अभी नैरो स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर लेता हूँ, बाद में लिमिटेड पे आता हूँ। तो नैरो स्पेक्ट्रम में क्या होगा, वो चाहे तो ग्राम पॉजिटिव पे ही एक्ट करेगा, नहीं तो ग्राम नेगेटिव पे, दोनों पे एक्ट नहीं कर सकता। नहीं तो ग्राम पॉजिटिव वाले जितने भी बैक्टीरिया उसके ऊपर ही एक्ट करेगा, नहीं तो ग्राम नेगेटिव। इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी के डेरिवेटिव क्या है, जो डेरिवेटिव बनाया गया है, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके, वो एमोक्सिसिलिन है और एम्पिसिलिन है, ठीक है, वो नैरो स्पेक्ट्रम हुए। और जो लिमिटेड स्पेक्ट्रम हुए उसके अंदर क्या होगा, लिमिटेड स्पेक्ट्रम के अंदर अगर ग्राम पॉजिटिव है तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर भी बहुत सारे क्लासीफाई होते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर भी जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसके ऊपर ही वो अटैक करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। तो 3 तरीके से क्लासीफाई हुआ है, पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दूसरा है लिमिटेड स्पेक्ट्रम, तीसरा है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये हो गया अपना एंटीबायोटिक का। फिर अगला देखते एंटीसेप्टिक। अभी एंटीसेप्टिक जो अपने लिविंग टिश्यू पे हम लोग यूज़ किया जाता है। एग्जांपल है डेटॉल, ठीक है, फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, जो अपने स्किन के ऊपर डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर कुछ भी हम लोग कट गया है स्किन के ऊपर तो हम लोग क्या लगा देते हैं, एंटीसेप्टिक। जैसे जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, हम लोग लगा सकते हैं स्किन के ऊपर, कहाँ पे भी कटा हुआ, एक टाइप का एंटीसेप्टिक की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो एग्जांपल आपको बस याद रखते हैं एंटीसेप्टिक का एग्जांपल देखो, मैंने लिखा है फ्यूरोसामाइन, सोफ्रामाइसिन, डेटॉल। डेटॉल का कंपोजिशन क्या होता है, मतलब डेटॉल किसे बना रहता है, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल, ठीक है, टर्पिनॉल ये याद रखना है आपको। फिर जो 0.1% फिनॉल रहता है, सिर्फ 0.1% फिनॉल, वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। अगला है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन के अंदर 2 to 3% ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, ठीक है, तो 2 to 3% मतलब हम लोग को आयोडीन इन एल्कोहल, मतलब ये उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिंचर ऑफ आयोडीन। अगला है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड भी किसमें, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं होगा, एक्वस सॉल्यूशन ही होगा, ज़्यादातर पानी मिलाया जाएगा उसके अंदर, और वो ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होगा, आई के लिए, मतलब आई को ट्रीटमेंट के लिए। अगला है आयोडोफॉर्म, ठीक है, ये सब एंटीसेप्टिक है जितने याद होते हैं। इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है नाम याद रखने वाला, जो 0.1% फिनॉल है और डेटॉल है, इसका जो कंपोजिशन है क्लोरोसाइलिन और टर्पिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते भी एग्जाम में, एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं, ठीक है। अगला है टॉपिक डिसइंफेक्टेंट। अभी डिसइंफेक्टेंट भी वही काम करता है जो बैक्टीरिया को किल कर सके। जो एंटीसेप्टिक जो काम कर रहा था वही है, बैक्टीरिया को किल करना, सॉरी इनहिबिट करना और किल करना, लेकिन डिसइंफेक्ट का भी वही काम है। लेकिन इधर क्या होगा कि हम लोग उसको लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। जो डिसइंफेक्टेंट है उसको हम लोग लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एंटीसेप्टिक को लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डिसइंफेक्टेंट है हम लोग कहाँ पे यूज़ करते ज़्यादातर, फ्लोर से, ठीक है। एग्जांपल है जैसे लाइजोल हुआ, ठीक है, जहाँ पे फ्लोर्स, जहाँ पे क्लीनिंग करना रहता है घर में, तो हम लोग ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट। इसका एग्जांपल है 1% फिनॉल, जिसमें 0.1% फिनॉल यूज़ वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है और 1% फिनॉल डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है। दूसरा डिसइंफेक्टेंट है जैसे क्लोरीन है, जैसे इसका कंपोजिशन क्या है, 0.2 to 0.4 पार्ट्स पर मिलियन। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड, वो भी बहुत ज़्यादा लो कंसनट्रेशन में यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का
एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, ये सब एंटी माइक्रोबियल जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर रहे थे। इसके अंदर क्या क्या आया हम लोग को, एंटीबायोटिक आया, दूसरा एंटीसेप्टिक आया और तीसरा डिसइंफेक्टेंट आया। ठीक है, सबके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैं बताना भूल गया, जो एंटीसेप्टिक के अंदर सोप आता है, सोप के अंदर भी यूज़ होया जाता है एंटीसेप्टिक। जैसे जो भी मेडिकेटेड सोप होते हैं उसके अंदर जाता है बिथियोनॉल डाला जाता है, बिथियोनॉल, BITHIONOL, बिथियोनॉल भी यूज़ होता है। जो भी मेडिकेटेड सोप रहता है उसके अंदर, वो भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए काम किया जाता है। ठीक है, भी अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। इसके अंदर जो ज़्यादातर बर्थ कंट्रोल पिल्स रहते हैं, ठीक है, वो यूज़ होते हैं। ज़्यादातर प्रोजेस्ट्रॉन के डेरिवेटिव रहते हैं। जो प्रोजेस्ट्रॉन रहता है, जो फीमेल हार्मोन है, ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, वो उसके डेरिवेटिव है। जैसे नॉर्थिनड्रॉन, जो नॉर्थिनड्रॉन है वो प्रोजेस्ट्रॉन के डेरिवेटिव है, वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बर्थ कंट्रोल पिल के अंदर। और जो दूसरा है नोवेस्ट्रॉल, वो मिक्सचर ऑफ कंपोजिशन है, किसका मिक्सचर है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों का मिक्सचर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोवेस्ट्रॉल। और ये भी यूज़ किया जाता है। और जो नॉर्थिनड्रॉन है वो सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता है एज अ एंटी फर्टिलिटी ड्रग। ये आपको इसके अंदर सिर्फ एग्जाम्पल ही याद रखना है। फिर अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला है केमिकल इन फूड। अभी फूड के अंदर ही बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किया जाते हैं। जैसे इसके अंदर मैंने ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही पेज लिया हूँ मैं। जैसे केमिकल्स आर एडेड टू फूड, पहला प्रिजर्वेशन के लिए केमिकल यूज़ होता है। फिर एनहेंसिंग देयर अपील, तीसरा एडिटिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू इन देम। तो इसके अंदर मतलब कौन से मतलब मेन कैटेगरी यूज़ हुआ है। पहला है फूड कलर्स जो भी यूज़ होता है फूड के अंदर ज़्यादातर केमिकल से बने रहते हैं। दूसरा फ्लेवर, स्वीटनर, फैट इमल्सिफायर, स्टेबलाइजिंग एजेंट, फ्लोर इम्प्रूवर्स, एंटी स्टेलिंग एंड ब्लीचेस। अगला है एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव। अगला है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सच एज मिनरल्स, विटामिन एंड एमिनो एसिड। ये सब मतलब केमिकल्स यूज़ होते हैं फूड के अंदर। लेकिन हम लोग को ये चैप्टर के अंदर सिर्फ स्वीटनिंग एजेंट के बारे में बात करना है। ठीक है, जो फूड के अंदर जो स्वीटनिंग इम्पैक्ट करने के लिए जो भी एजेंट डाले जाते हैं वो बात करना है। तो हम लोग इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बारे में बात करने वाले, कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो फूड के अंदर यूज़ किया जाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पहला है जो आर्टिफिशियल, मतलब जो मैनमेड है। ठीक है, जो नेचुरल रहते हैं उसके अंदर से हम लोगों को कैलोरीज प्रोवाइड होते हैं। ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्यों यूज़ होते हैं, जिसके अंदर कैलोरीज हम लोग को नहीं मिलती है बॉडी को। ठीक है, ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट भी 4 टाइप के, मतलब बहुत सारे टाइप के होते हैं। लेकिन हम लोग ये चैप्टर के अंदर 4 टाइप के पहले पढ़ने हैं। तो पहला है सैक्रिन। जो सैक्रिन है, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर जो इंट्रोड्यूस हुआ था सैक्रिन, वो 550 टाइम्स स्वीटर है एज कम्पेयर टू 550 टाइम्स स्वीटर है किससे, केन शुगर से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्वीटनेस इम्पैक्ट करता है सैक्रिन। दूसरा है एस्पार्टेम। ये आपको नंबर याद रखना है कि कितने टाइम्स स्वीटर है। ठीक है, दूसरा एस्पार्टेम वो 100 टाइम्स स्वीटर है शुगर से। और वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में। ठीक है, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसके अंदर एस्पार्टेम डाला जाता है। और उन लोग का जो भी अमाउंट डाला जाता है बहुत कंट्रोल अमाउंट में डाला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, अगला है सुक्रालोज। वो 600 टाइम्स स्वीटर एज कम्पेयर टू शुगर। और वो कुकिंग जो भी जहाँ पे कुकिंग जो भी मतलब कुकिंग में हम लोग को जो फूड जो बनाते हैं उसके अंदर सुक्रालोज यूज़ हो जाता है, क्योंकि वो कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल है, मतलब वो उसका कुछ प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो सुक्रालोज फूड मटेरियल में ज़्यादा यूज़ हुआ जाता है जहाँ पे कुकिंग हो रहा है और जहाँ पे टेम्परेचर का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगला है एलिटेम 2000 टाइम्स स्वीटर है, बहुत ज़्यादा स्वीटर है। तो इसको एकदम बहुत कंट्रोल अमाउंट में दिया जाता है, क्योंकि इसको डिफ़िकल्ट रहता है कंट्रोल अमाउंट में भी देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट इम्पैक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा एलिटेम तो बहुत रेयरली यूज़ होता है, बाकी 3 तो ज़्यादा यूज़ होता है, सैक्रिन, एस्पार्टेम और सुक्रालोज। ठीक है, तो ये हुआ आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में। अगला देख लेते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। जो फूड को हम बचाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग को रोकने के लिए हम लोग कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं जो लंबे समय तक हम लोग चल सके। तो उसके सिर्फ आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखने, जैसे टेबल सॉल्ट हुआ। ठीक है, ज़्यादा हम लोग नमक मिला देते हैं तो उसके अंदर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो सकते। ठीक है, या फिर ऑयल डाल देते हैं हम लोग, वेजिटेबल ऑयल। शुगर डाल देते हैं, शुगर सॉल्यूशन के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरा ऐसा कवर कर लेता है उसको, जो भी जिसको भी हम लोग को बचाना रहता है अंदर। ठीक है, ज़्यादा पिकल्स में यूज़ होता है। ठीक है, पिकल्स में ज़्यादातर हम लोग सॉल्ट डाल देते हैं,
ऑयल डाल देते हैं तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होगा, फंगस वंगस नहीं लग सकता, ठीक है। सोडियम बेंजोएट है, ठीक है। तो ये सब आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने, फूड प्रिजर्वेटिव के लिए कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं। अभी लास्ट टॉपिक अपना ये चैप्टर का बचा है, वो है क्लीनिजिंग एजेंट। उसके अंदर 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहला है सोप, दूसरा है डिटर्जेंट। पहला सोप देख लेते हैं। सोप, अभी ये जो सोप है, जो सोप किससे बना रहता है, ज़्यादातर फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बना रहता है, ठीक है। अभी सोप के अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड मतलब ऑयल भी बोल सकते हैं उसको, मतलब फैटी एसिड को, या उसको फैट भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में फैटी एसिड तो प्रेजेंट ही है, ठीक है। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड मतलब इसका रिएक्शन देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। जो सोप रहता है वो क्लीनिजिंग एजेंट के लिए काम आता है, मतलब हम लोग क्लीन करने के लिए काम आता है। जो भी अपने कपड़े के ऊपर जो भी डर्ट, ग्रीस, जो भी ऑयल फैट लगा रहता है उसको निकालने के लिए हम लोग सोप यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी वो बना किससे रहता है, ये देखो, पहला है जो ग्लिसराइल ईस्टर दिया है, ये उल्टा रिएक्शन आप देखोगे ना, तो देखो मैं बता, ये जो देखो पहले प्रोडक्ट देख लो, तो प्रोडक्ट के अंदर देखो क्या लिया है, ग्लिसरॉल लिया है। ग्लिसरॉल का आपको स्ट्रक्चर देख लो, 3 कार्बन है, इसके साथ OH ग्रुप लगा है तीनों के साथ। और दूसरा क्या लिया है, सोडियम स्टीरेट लिया है। अगर मैं इधर से सोडियम हटा दूँ और इधर H लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्टेरिक एसिड, ठीक है। तो ये अगर ये दोनों का रिएक्शन बनाऊंगा ना, तो ये बनेगा, क्या बनेगा, ग्लिसराइल ईस्टर, ठीक है। इधर Na को हटा के, मतलब सोडियम को हटा के अगर मैं H लगा दूँ तो ये दोनों का अगर रिएक्शन इसके साथ कराओ, ये दोनों का रिएक्शन अगर हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, ग्लिसराइल ईस्टर, ठीक है। अभी ये जो ग्लिसराइल ईस्टर बना, उसको हम लोग क्या करेंगे, NOH के साथ, मतलब बेस के साथ रिएक्ट करा देंगे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो क्या बनाएगा, सोडियम स्ट्रेट, और दूसरा क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल, ठीक है। अभी सोडियम स्ट्रेट कैसे बनेगा कि ये जो CH3CO वाला है वो, ये पूरा इसके साथ ये Na रिएक्ट हो जाएगा इसके साथ, और ये OH है वो इसके साथ चले जाएगा CH2 के साथ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कि क्या होगा, ये जो OH है वो CH2 के साथ इधर लग जाएगा, और जो Na है वो NH इधर लग जाएगा, और इधर से पूरा बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ठीक है। ये क्लीव हो जाएगा तो ये 2 स्ट्रक्चर हम लोग को मिल जाएगा, पहला है सोडियम स्टीरेट और दूसरा है ग्लिसरॉल, ठीक है। उसको हम लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर सोडियम सॉल्ट होता है और पोटेशियम सॉल्ट रहता है ज़्यादातर। मैं बोल, सोप्स जनरली यूज एज अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड फॉर क्लीनिंग पर्पस, ठीक है। तो वो सोडियम सॉल्ट भी होते हैं और पोटेशियम सॉल्ट भी होता है, मतलब सोडियम की जगह पे क्या हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मतलब इधर NaOH की जगह पे KOH लेंगे, ठीक है। तो सोप यूज़ होता है। ग्लिसराइल ईस्टर और फैटी एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लिसराइल भी बोला जाता है। 2-3 वर्ड आपको, मतलब इसको नाम याद आएगा, ठीक है। अभी ये सोप रहता है, उसको हम लोग, दूसरा ये जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, मैं आपको जैसे पढ़ के बताता हूँ। सोप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट आर फॉर्म बाय हीटिंग फैट विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, मतलब यही हुआ पूरा, ठीक है। तो सोप ज़्यादा क्लीनिजिंग एक्शन में यूज, आपको बस इसके अंदर रिएक्शन देखना है कि रिएक्शन कैसे बना हुआ है, ठीक है। वो स्टेरिक एसिड से बनता है, ये स्टेरिक एसिड रहता है, ठीक है। वो स्टेरिक एसिड क्या है, एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड। स्टेरिक एसिड होता है, ऑलिक एसिड होता है, पाल्मिटिक एसिड होता है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसका टाइप्स ऑफ सोप कितने हैं, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ सोप में टॉयलेट सोप से आते हैं, मेडिकेटेड सोप आते हैं, ट्रांसपेरेंट सोप आते हैं। ये आपको मतलब ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लास्ट वाला जो ट्रांसपेरेंट सोप है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, इसका पियर्स का जो सोप आता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है। और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाता है, जो भी सोप लास्ट में बनता है उसको लास्ट में एल्कोहल में डिप किया जाता है, और एल्कोहल में डिप करने के बाद उसका जो भी एक्सेस सॉल्वेंट रहता है उसको इवापोरेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाता है। मेडिकेटेड सोप के अंदर कुछ मेडिसिन प्रॉपर्टी डाला जाता है, मतलब जिसके अंदर से कुछ इंपैक्ट कर सके, जैसे बिथेनॉल हुआ, जैसे जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, मतलब कुछ मेडिसिन इसके अंदर डाला जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेडिकेटेड सोप। जैसे टॉयलेट सोप रहता है, ठीक है। तो ये टॉयलेट सोप ज़्यादातर फैट्स और ऑयल के ज़्यादा ग्रेड यूज़ करने से बनता है, ठीक है। और हम लोग अल्कली इसके अंदर रिमूव किया जाता है, अल्कली मतलब जो भी बेस रहता है वो एक्सेस अल्कली रिमूव कर दिया जाता है, बाद में उसके अंदर कलर्स और परफ्यूम डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे टाइप के सोप्स आते हैं, और ये बाद में अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये सोप के बारे में आप टेक्स्ट बुक से एक बार देख लेना, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ उसके अंदर जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन दिखाया था ये वाला, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको रिएक्शन याद कर लेना है, खाली ईजी है और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको बस।
अगला देखते हैं कि वाई डू सोप नॉट रिएक्ट इन हार्ड वाटर, वो हार्ड वाटर के साथ क्यों रिएक्ट नहीं कर सकता है। जो भी ये सोप है वो सॉफ्ट वाटर जो घर में जो यूज़ होता है पानी, मतलब जो भी बोरिंग से हम लोग जो भी लेते हैं वो सॉफ्ट वाटर के अंदर ही यूज़ होता है, लेकिन जो सी वाटर है उसके साथ सोप रिएक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो सी वाटर जो भी हार्ड वाटर रहता है तो उसके अंदर क्या होता है कि मैग्नीशियम कैल्शियम वो सब भी रहते हैं। तो अगर समझो ये वाटर है, सी वाटर है, ठीक है, उसके अंदर कैल्शियम है, ठीक है। अभी कैल्शियम है वो अगर वो सोप के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम अगर वो रिएक्ट कर दिया सोप के साथ तो क्या करेगा, उस इधर से सोडियम को हटा देगा और सोडियम और Cl बन के क्या बना देंगे, NaCl बना लेंगे और ये Ca इधर जाके चिपक जाएगा। तो इधर क्या होगा, ये एक टाइप का इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट बन जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, मतलब इनसॉल्यूबल हो जाएगा। तो इन वो एक टाइप का गमी मास बन जाएगा और वो मतलब पूरा डिजोल्व नहीं होगा और नीचे बैठ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला बना इधर 2Q आएगा नीचे, क्योंकि वो आपको पता है कैटाइन है 2+Ca2+, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल गमी मास की तरह बन जाएगा और मतलब ज़्यादा क्लिनिजिंग एक्शन नहीं दे पाएगा, इसीलिए वो सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम रहता है, वो मतलब सोप के साथ रिएक्ट कर देते हैं और सोडियम को उधर से हटा देते हैं। और जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके साथ जो रिएक्ट कर देंगे वो स्टेरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, वो गमी मास की तरह नीचे बैठ जाएगा और वो क्लीजिंग इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, उस उल्टा कपड़े को और ख़राब कर देकर हम लोग क्लीजिंग एजेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग सोप को यूज़ नहीं करते हार्ड वाटर के साथ, ठीक है। अभी सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं करते तो उसको मतलब नलीफाई करने के बाद में डिटर्जेंट बनाया गया। डिटर्जेंट क्या होता है कि जो दोनों सोप वाटर के साथ भी, मतलब सॉफ्ट वाटर के साथ भी और हार्ड वाटर के साथ दोनों में यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो डिटर्जेंट भी वापस 3 टाइप के होते हैं, पहला एनायनिक, दूसरा है कैटायनिक, तीसरा है नॉन आयनिक। पहले देख लेते हैं कि जो डिटर्जेंट है, जो एनायनिक, एनायनिक मतलब क्या होता है, जिसके अंदर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो एनायनिक जो भी डिटर्जेंट होता है, ज़्यादातर हाउस होल्ड वर्क के अंदर जो भी डिटर्जेंट होता है वो हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए यूज़ होते हैं, मतलब हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज़ हो जाता है डिटर्जेंट। तो एग्जाम्पल है सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो ये लॉरिल अल्कोहल का ये स्ट्रक्चर है, आपको ये सिर्फ रिएक्शन याद रख लेना है आपको, मतलब ये सोडियम लॉरिल सल्फेट कैसे बना, ठीक है, जो एनायनिक डिटर्जेंट है। तो लॉरिल अल्कोहल लिया है, वो अल्कोहल मतलब लास्ट में OH आएगा, ठीक है। ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ। तो एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये SO4 3 इसके साथ मतलब जॉइंट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये माइनस चार्ज की वजह से जो SO3 माइनस आया, इसकी वजह से हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एनायनिक डिटर्जेंट। जो एनायनिक की ज़्यादातर हाउस होल्ड वर्क के अंदर काम आता है। बस इसके अंदर बस कुछ याद नहीं रखने की जरूरत है, सिर्फ इतना याद रखो कि एनायनिक डिटर्जेंट के अंदर क्या यूज़ होगा, सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये एग्जाम्पल बस याद रखना है, सोडियम लॉरिल सल्फेट। अगला देख लेते हैं, और किसके अंदर ज़्यादातर यूज़ होता है, हाउस होल्ड वर्क के अंदर। फिर कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल क्या है, याद रखना है, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अभी तुम लोग तो सोच रहे हो इतना बड़ा नाम क्या है, कुछ नहीं है। जो पहले वाला था जो भी सोडियम लॉरिल सल्फेट, देखो ये सोडियम हुआ, लॉरिल क्या है, लॉरिल अपना ये ग्रुप है, ठीक है, जो भी ग्रुप है O के साथ आ रहा है, और ये सल्फेट क्या है, SO3 वाला, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको अगर स्ट्रक्चर याद हो गया तो नाम याद रख लोगे, अगर नाम याद हुआ तो भी ये स्ट्रक्चर बना लोगे, ठीक है। सिर्फ कार्बन कितने होते हैं वो सिर्फ याद रख लेना है लॉरिल के अंदर, और कुछ नहीं, ठीक है। वैसे सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है, वो कैटायनिक मतलब प्लस चार्ज होगा। अभी एमोनियम रहता है, तो एमोनियम के अंदर क्या होता है, 4 बॉन्ड रहते हैं, ठीक है, और इधर ब्रैकेट में ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, ठीक है। तो एक बॉन्ड इसने एक्स्ट्रा फॉर्म किया रहता है, इसलिए इधर प्लस चार्ज आता है। तो इधर क्या होगा, सिटाइल किसको बोलते हैं, इसको सिटाइल बोला गया, ठीक है। वो आपको याद रखने कितने कार्बन है, और ये एमोनियम मतलब 4 ब्रोमाइड, ठीक है। एमोनियम मतलब 4 बॉन्ड इसके साथ होंगे और इधर प्लस चार्ज होगा, तो ये 4 बॉन्ड के साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और ब्रोमाइड। तो आपको अगर नाम याद रख लिया तो स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो कैटायनिक डिटर्जेंट कहाँ पे यूज़ होता है, वो ज़्यादातर जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी यूज़ मतलब शो करता है। जर्मिसाइडल, साइडल का मतलब क्या बोला मैंने, जो किल कर सके, तो जर्म्स को जो किल करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी। वो कैटायनिक डिटर्जेंट जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी भी शो करता है, इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत लिमिटेड यूज़ होता है, मतलब हाउस होल्ड वर्क के लिए ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा महंगा आता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो भी हॉस्पिटल होता है उसमें भी यूज़ होते हैं। तो कैटायनिक डिटर्जेंट ये हो गया। और अगला लास्ट बचा डिटर्जेंट, वो है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। वो लिक्विड डिश वॉशिंग के लिए काम आता है, जो भी डिश वॉशिंग जो भी है वो नॉन आयनिक डिटर्जेंट। अब इसमें नॉन आयनिक क्यों बोला, क्योंकि जो भी लास्ट का जो भी बनेगा हम लोग का रिएक्शन, इसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे, ना प्लस चार्ज होगा ना माइनस चार्ज होगा, ठीक है। और
ये किससे बनाया है? जैसे स्टेरिक एसिड है, ठीक है, स्टेरिक एसिड पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। अभी इसमें लोग, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल में क्या होगा, 2 CH2 इधर होंगे, CH2 मतलब लास्ट में इधर भी OH होगा, इधर भी OH होगा, तो इधर क्या होगा, इधर से ये H हटेगा, इधर से H हटेगा, और वैसी चेन, सेम चेन आजू बाजू में जुड़ती जाएगी। तो इसीलिए मतलब ये बहुत लंबी चेन होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इधर एन डाल दिया तो बहुत लंबी चेन हो जाएगी। तो इसको इथिलीन क्यों बोला गया, क्योंकि बीच में 2 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। पॉली क्यों बोल गया, क्योंकि बहुत लंबी चेन बन सकती है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। अच्छे से बनानी है, मतलब ऐसे समझ मतलब 2 CH2 ग्रुप है बीच में, ठीक है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल में। इधर एक OH है और इधर साइड इधर OH है। अभी क्या होगा, इधर से H इधर से निकालना है, इधर से H निकालना है, और ये जो O के साथ बॉन्ड है वो वापस हम लोग को दूसरा सेम टू सेम CH2 और वापस OH, वैसे इधर भी मतलब हम लोग को करना है। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। अगर लंबा चेन बनना तो N पॉलीथीन ग्लाइकोल ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके साथ ये करवा देंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा नॉन आयनिक डिटर्जेंट। इसका लिक्विड डिश वॉशिंग के अंदर ही काम आता है। और ये मैंने रेड से एक लाइन लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केयर शुड बी टेकन फॉर ब्रांचिंग फॉर डिटर्जेंट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो गया इसके अंदर, मतलब ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, ब्रांचिंग होने की वजह से उसको बैक्टीरिया डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर बैक्टीरिया डिग्रेड नहीं कर पाएंगे तो हम लोग को वो पॉल्यूटेंट की तरह बन जाएगा, क्योंकि वो सी वाटर कहाँ पे भी जाके वो एक तरह का लेदर जैसा फॉर्म करेगा, ठीक है। तो लेदर फॉर्म करने की वजह से उधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो एक्वेटिक एनिमल लाइफ को मतलब प्रॉब्लम करेगा, मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए ब्रांचिंग को केयर ज़्यादा करना है, क्योंकि ज़्यादा ब्रांचिंग हो गया तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। तो हम लोग को बायोडिग्रेडेबल बनाना है, तो इसलिए ज़्यादातर हम लोग स्ट्रेट चेन ही यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ब्रांचिंग कम से कम हो, वो ध्यान देना हम लोग को। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है, जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, कि नेक्स्ट चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।